हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। तो हमने रयतवाड़ी सिस्टम तक पढ़ा था। अब आगे थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं महलवाड़ी सिस्टम का। ठीक है, उसके बाद फिर लैंड रिफॉर्म्स को हम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली तो हिस्ट्री में हम इनको डिटेल्स में पढ़ते हैं, लेकिन इकोनॉमी में भी इसको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानना जरूरी है लैंड रिफॉर्म्स को समझने के लिए। ठीक है, तो अब महलवाड़ी सिस्टम देखते हैं। महलवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किसने किया था? हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था 1822 में। ठीक है, और इसको मॉडिफाइड किया था लेटर ऑन RM बर्ड ने भी। तो मेनली हमें क्या याद रखना है? हॉल्ट मैकेंजी। प्रीलिम्स में भी इस पे क्वेश्चन बनता है। अब अगर नेचर देखे तो ये कैसा होता था, महलवाड़ी सिस्टम था क्या बेसिकली? तो ये एक मॉडिफाइड वर्जन ही था जमींदारी सेटलमेंट का। ठीक है, इसमें जमींदारी भी थी और रयतवाड़ी सिस्टम भी था। ठीक है, जैसे महलवाड़ी और जमींदारी और रयतवाड़ी सिस्टम हमने ऑलरेडी पढ़ा। ठीक है, तो जमींदारी सिस्टम में हमने क्या देखा कि जमींदार हुआ करते थे, वो इंटरमीडियरीज का काम किया करते थे। रयतवाड़ी सेटलमेंट में हमने देखा कि इंटरमीडियरीज नहीं थे, डायरेक्टली जो है पीजेंट्स के साथ ही डील किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन महलवाड़ी एक तरीके का दोनों का हम कह सकते हैं कंबाइनिंग एलिमेंट था। और ये इंट्रोड्यूस कहाँ हुआ था? मेनली गंगा वैली में, इसको भी याद रखना है, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में और पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया में, पंजाब में। ठीक है, ये महाल कहाँ कहाँ थे? गंगा वैली में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और पंजाब में थे। ठीक है, और विलेज जो था, विलेज मीन्स महाल, मतलब महाल को ही विलेज कहा जाता था। सॉरी, विलेज को ही महाल कहा जाता था। ये क्या था? बेसिक यूनिट ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे कलेक्टिवली यहाँ कलेक्ट किया जाता था पूरे विलेज से। ठीक है, अब फीचर्स अगर देखें तो विलेज जो महाल जिसको हम कहे, ठीक है, ये हमने देखा कि ये कलेक्टिवली लिया जाता था और विलेज और महाल कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। ठीक है, अब सपोज हम क्या करते हैं, हमने क्या देखा, जमींदारी में हमने देखा कि जमींदार कलेक्ट करते थे, और महलवाड़ी रयतवाड़ी सिस्टम में हमने देखा कि पीजेंट से डायरेक्टली लिया जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या किया जाएगा? कलेक्टिवली जो है, अगर ये विलेज है तो हर किसी से कलेक्टिवली कलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो है क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा। ठीक है, अब रेवेन्यू जो है ये कैसे असेस किया जाता था? तो ये देखा जाता था कि कितना जो है प्रोड्यूस हो रहा है और कितना फर्टिलिटी लैंड में है, तो उसके बेसिस पे जो है किया जाता था। और जो विलेज और विलेज हेडमैन हुआ करते थे, या लंबरदार हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते थे? रिप्रेजेंटेड द कल्टिवेटर्स बिफोर ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो जो कल्टिवेटर्स थे तो उनको रिप्रेजेंट किया करते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स के सामने। बेसिकली जो विलेज हेडमैन थे और लंबरदार थे वही कलेक्ट करके दिया करते थे। ठीक है, और ये सेटलमेंट क्या था? ये परमानेंट नहीं था, परमानेंट सेटलमेंट की तरह, ये पीरियडिक था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या था? अब ब्रिटिश पर्सपेक्टिव क्या था? तो ये चाहते थे कि इनको रेगुलर लैंड रेवेन्यू कलेक्शन जो है हो सके, इनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके और लोकल अकाउंटेबिलिटी भी हो। इसीलिए ये चाहते थे कि विलेज कम्युनिटी को पूरा इन्वॉल्व किया जाए रेवेन्यू कलेक्शन में। ठीक है, और हम क्या करें, उनका ये थॉट था कि बिग जमींदार के ऊपर अब डिपेंड ना रहा जाए, इसीलिए इन्होंने महलवाड़ी सिस्टम लेकर के आने की कोशिश की। ठीक है, अब देखते हैं कि कंसिक्वेंसेस क्या हुआ। अब ऑब्वियसली इन्होंने किया तो कुछ अच्छा तो रहेगा नहीं, तो यहाँ पे इंक्रीज बर्डन ऑन पीजेंट्स। तो पीजेंट्स के ऊपर बर्डन बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू अभी भी बहुत ज्यादा हाई है और फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इस वजह से क्या हुआ? बर्डन बढ़ गया। जो ट्रेडिशनल लैंड राइट्स था उसका डिस्टोर्शन किया गया। ठीक है, उसके बाद जो ब्रिटिश सर्वे किया करती थी, तो ये क्या करते थे? रिकॉर्डेड ओनली ओनरशिप राइट्स। तो ये सिर्फ ओनरशिप राइट्स को रिकॉर्ड किया करते थे, और जो एक्चुअल कल्टिवेटर्स थे उनके राइट्स को ये इग्नोर कर देते थे। जो शेयर क्रॉपर्स और टीनेंट्स के पास जिनका एक्चुअल अधिकार था, ठीक है, उसको इग्नोर कर रहे थे, और ये सिर्फ ओनरशिप राइट को ही रिकॉर्ड कर रहे थे। लैंड एलियनेशन देखने के लिए मिला। ठीक है, कि अगर वो पे नहीं कर पाते थे, जितना उनका रेवेन्यू रखा गया था, अगर उतना वो पे नहीं कर पाते थे, अनपेड रेवेन्यू हुआ करता था, तो क्या करते थे कि इनके लैंड को बेच दिया जाता था, और जो बायर था उनको साउंड लीगल टाइटल मिल जाता था, और पीजेंट्स की जमीनें छीन ली जाती थी। तो इस तरीके से चीजें हो रही थी, और विलेजेस का फ्रेगमेंटेशन होने लगा। ठीक है, जो ट्रेडिशनल कलेक्टिव ओनरशिप था वो अब कमजोर हो गया, कमर्शियलाइजेशन होने लगा यहाँ पे। ठीक है, और धीरे धीरे
धीरे हमने क्या देखा कि अब यहाँ फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, ऑनरशिप जो है वीक हो रहा है और कमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम देखें तो कमर्शियल क्रॉप्स को और ज़्यादा इंकरेज किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू आए, ठीक है। और एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि क्लास ऑफ रेवेन्यू इंटरमीडियरीज बना दिया गया, जिससे कि और भी ज़्यादा रूरल इंडेप्टनेस आ गया, पीजेंट्स और भी ज़्यादा कर्ज में आ गए। और ये एक तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एग्रेरियन अनरेस्ट फिर लेटर ईयर्स में हमें देखने के लिए मिला। तो क्रिटिकल अगर व्यू देखें कि इसको डिजाइन तो किया गया था इस तरीके से कि ज्यादा इंडियनाइज्ड हो सके और कम्युनिटी बेस्ड हो सके, लेकिन प्राइमरी एम क्या था कि ब्रिटिश का रेवेन्यू जो है मैक्सिमाइज किया जा सके, लो ठीक है, कि ब्रिटिशर्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा मिल सके, ठीक है। और ये जो है साइंटिफिक लैंड सर्वेज जो किए जा रहे थे तो वो इसलिए नहीं किए जा रहे थे कि कोई जस्टिस दिया जा सके या रिफॉर्म किया जा सके, ये बस एक्सप्लॉइट ही करने के लिए जो है ये सारे सर्वेज वगैरह कर रहे थे। अब देखते हैं, यहाँ तो हमने पहले ब्रिटिशर्स के तक की बात की, अब देखते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस जो है हमारा क्या हुआ, ठीक है, कैसे लैंड रिफॉर्म्स हुआ। तो लैंड जो है क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, याद रखना है लैंड क्या है, स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेट के अंदर आता है, ठीक है। तो स्टेट्स, हर स्टेट के अकॉर्डिंग इसका सिस्टम कुछ अलग हो सकता है, यहाँ तक कि स्टेट के अंदर भी डिफरेंट हो सकता है, इसका अरेंजमेंट भी अलग होता है, ठीक है, अलग हो सकता है हिस्ट्री और कुछ लोकल कस्टम्स की वजह से, ठीक है। अब अगर हम देखें तो काफ़ी सारे जो है डिपार्टमेंट्स लैंड में इन्वॉल्व होते हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है जो कि टेक्सुअल रिकॉर्ड रखते हैं और हैंडल करते हैं म्यूटेशंस वगैरह को। सर्वे और सेटलमेंट डिपार्टमेंट होते हैं जो कि क्या करते हैं, मैप्स वगैरह को प्रिपेयर और अपडेट करते हैं। रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है जो कि रिकॉर्ड क्या करते हैं, इन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है या मॉर्गेज होता है, ठीक है, इनकम्ब्रेंसेस होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है। बेसिकली एवरीबॉडी नोज कि हाँ ठीक है, अगर लैंड कोई नया खरीद रहा है या सेल कर रहा है तो इसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, सेलर जो है बायर को देगा। तो ये सारी चीजें जो है हो रही है। देन पंचायत और म्यूनिसिपल बॉडीज क्या करते हैं, तो ये भी जो है म्यूटेशन करते हैं और अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स को मैनेज करते हैं, ठीक है। अगर इशू अगर देखें तो क्या आ रहा है, तो अब ज़्यादा इन सारे कामों के लिए हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जल्दी से तो हो नहीं रहा है, 3-4 ऑफिस के चक्कर लगाना पड़ रहा है, डिले हो रहा है, रेंट सीकिंग देखने के लिए मिल रहा है, हैरेसमेंट यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो इनकम्प्लीट, अनरिलायबल और आउटडेटेड रिकॉर्ड्स हैं, तो इनके वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब चाहिए था क्या होना, लैंड रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत थी, क्योंकि हमने क्या देखा, प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कि लैंड स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के अकॉर्डिंग सबका अलग अलग रूल और रेगुलेशंस है एंड बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है, और सिटीजन्स को परेशानी हो रही है। अब लैंड रिफॉर्म्स का मतलब और इम्पोर्टेंस समझते हैं आफ्टर जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस, क्या चीज़ें इसमें चेंज की गई, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स का क्या मतलब है, अगर हम नैरो सेंस में कहना चाहिए, सिंपली कहना चाहिए कि लैंड रिफॉर्म्स है क्या, आखिर हम लैंड रिफॉर्म्स कहे जा रहे हैं तो ये है क्या, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, कि लैंड को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट करना फ्रॉम लार्ज लैंड ओनर्स टू द लैंडलेस, मतलब जिनके पास काफी ज्यादा जमीनें हैं, लार्ज लैंड ओनर्स है, टू लैंडलेस को दिया जाए जिनके पास की जमीन नहीं है। सिंपल सी यही बात है कि क्या किया जा रहा है, बड़े जमींदारों से लैंडलेस लोगों को दिया जा रहा है, ठीक है। एंड ब्रॉडर सेंस में अगर बोलना चाहे हम तो रेगुलेशन किस चीज का होगा, ओनरशिप का, ऑपरेशन, लीजिंग, सेल एंड इनहेरिटेंस ऑफ लैंड, ठीक है, जो लैंड को इनहेरिट कर रहा है, जिसके पास है लैंड, ठीक है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन हो रहा है, तो ये चीजों को रेगुलेट करना, लैंड के ओनरशिप को रेगुलेट करना। तो अब क्या जरूरत पड़ गई कि हमें लैंड रिफॉर्म्स करना पड़ा इंडिया में, तो हम जानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी जो है मेजरली क्या है, एग्रेरियन इकोनॉमी है, और अभी भी हमारा 50% तो एग्रेरियन इकोनॉमी है, प्राइमरी सेक्टर से आता है। तो
बेसिकली क्या था उस टाइम पे, तो फुल्ली एग्रेरियन, मोस्टली एग्रेरियन ही था, ठीक है। तो यहाँ पे हमें देख पा रहे हैं कि छोटी छोटी ज़मीनें हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है लैंड का, प्रॉपर जितना होना चाहिए किसी के पास तो बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो लैंडलेस हैं, ठीक है। तो जो लार्ज सेक्शन थे रूरल पॉपुलेशन के, जो गाँव में रहते थे, तो ये बिलो पॉवर्टी लाइन रह रहे हैं, और ये डिपेंड किसके ऊपर है, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो इनके पास अगर ज़मीन नहीं है तो ये खेती कहाँ से करेंगे, फिर इनका भरण पोषण कैसे होगा, ठीक है। तो और क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही थी, जो लैंड का कंसंट्रेशन था ये कुछ हाथों में ही था, कुछ लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा जमीनें थी, जिसके वजह से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था कल्टीवेटर्स का, और प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा लो हो रही थी, ठीक है। अब देखते हैं कि लैंड सिचुएशन इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसा था। तो लैंड ओनरशिप हाईली अनइक्वल था, ये तो हम कब से देख रहे हैं कि प्रॉब्लम ही यही है कि लैंड का ओनरशिप जो है ये काफी ज्यादा अनइक्वल है। लार्ज लैंड लॉर्ड्स जो थे ये कंट्रोल करते थे बहुत ज्यादा लैंड को, बहुत सारी जमीनें इनके पास थी, और टीनेंट्स और शेयर क्रॉपर्स जो थे, जो छोटे छोटे किसान थे, तो ये इनसिक्योरिटी फेस करते थे, इनको हाई रेंट पे करना होता था अगर किसी जमीन में ये खेती कर रहे होते थे, या फिर इनको हमेशा धमकी दी जाती थी कि आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इन सारे इनइक्वालिटी के वजह से एक हमें मेजर देखने के लिए मिल रहा था प्रॉब्लम कि सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अब इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिसी प्रायोरिटी क्या थी, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, ताकि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक और प्रोस्पेरस नेशन बन सके। क्या जरूरत थी, तो जरूरत इसलिए थी क्योंकि हम चाहते थे कि हमारा नेशन क्या हो, स्ट्रांग हो, डेमोक्रेटिक हो, सारे लोगों के पास इक्वल जो है राइट हो, वो अच्छा खाए, ठीक है, अच्छे से रह पाए, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो लैंड रिफॉर्म्स को माना गया कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है सोशल जस्टिस का और रूरल ट्रांसफॉर्मेशन का, इसीलिए इसको टॉप प्रायोरिटी में रखा गया गवर्नमेंट के एजेंडा में, पोस्ट इंडिपेंडेंस एजेंडा में, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में भी इसको काफी डिटेल से पढ़ते हैं हम। देन कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना बना, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लैंड और टीनेंसी रिफॉर्म्स को कहाँ रखा गया, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो है रखा गया। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या हो रहा है कि हर स्टेट के अंदर जो है वेरिएशन है, लेजिस्लेशन में लॉ बन रहा है उसमें वेरिएशन है, अब इम्प्लीमेंटेशन में भी वेरिएशन है, और इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है हर जगह, ठीक है। तो इसका आउटकम क्या हुआ कि इंडिया इनेक्टेड अ सिग्निफिकेंट बॉडी ऑफ लैंड रिफॉर्म्स लॉज। तो लैंड रिफॉर्म्स लॉज को पास किया गया कब, 1950s एंड 1960s में, ठीक है। हाउएवर अगर हम देखें तो प्रोग्रेस क्या था, अनइवन था, क्योंकि पॉलिटिकल रेसिस्टेंस था, पुअर रिकॉर्ड्स था, और एडमिनिस्ट्रेटिव बॉटलनेक्स भी थे। तो अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में पूरे लैंड रिफॉर्म्स के प्रोसेस को पढ़ेंगे कि क्या क्या इसमें हुआ डिटेल में, ठीक है। तो छोटे छोटे वीडियोस ही आएंगे 15 to 20 मिनट के, और मे बी मोर, जैसा रहेगा, बट यस आई ट्राई टू बी इधर मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी, बट आई ट्राई माई बेस्ट, ओके। सो बेस्ट ऑफ लक।